नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम पहली एंग्लो सिख वार को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम बैकग्राउंड जान लेते हैं सिख एम्पायर का। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सिखों की मुगलों के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ चलती हैं और गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे पहले काफ़ी एक्सपेंशन होता है सिख एम्पायर का। उसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब, जो कि मेन जिससे लड़ाई चल रही थी सिख की, मुगल एम्परर होता है और उसकी डेथ हो जाती है 1707 में। तो औरंगजेब की डेथ के बाद थोड़े टाइम बाद गुरु गोविंद सिंह की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद सिखों में बंदा बहादुर कमान संभालते हैं और उनके टाइम में काफ़ी एक्सपेंशन होती है। अब इस समय क्या होता है कि अ, मुगल एम्पायर तो कमज़ोर हो गया, तो ऐसे में फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो जाती है इंडिया के अंदर। पहले नादिर शाह 1739 में इन्वेट करता है। उसके बाद काफ़ी सारी अफ़गानिस्तान की तरफ से इन्वेजन स्टार्ट हो जाती हैं। तो दुरानी एम्पायर से अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन होती है। उसके बाद अफ़गान रूलर भी अटैक कर देता है पंजाब को। तो पंजाब के ऊपर लगातार ये अटैक हो रहे होते हैं। तो ऐसे समय में सिखों के अंदर ना एक मिलिट्री यूनिट्स बनती हैं अपने आप को इनसे डिफेंड करने के लिए। तो यहाँ पर लोग अपने रिसोर्सेज को पुल अप करते हैं और इन मिलिट्री यूनिट्स को बनाते हैं जिनका नाम होता है मिसल्स। इस तरह की 12 मिसल्स थी पंजाब के एरिया में और इन सभी का एक लीडर होता था। तो इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट मिसल थी वो थी सुकर चाकिया मिसल। इसके रंजीत सिंह हेड थे। तो रंजीत सिंह से पहले इनके फादर भी हेड थे। उसके बाद रंजीत सिंह इस मिसल के लीडर बने। लेकिन रंजीत सिंह खाली यहीं तक नहीं रुके, क्योंकि रंजीत सिंह बहुत ही एफिशिएंट थे और उनके अंदर बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी और डिप्लोमेटिकली भी बहुत साउंड थे। तो महाराजा रंजीत सिंह बन जाते हैं वो धीरे धीरे। वो सारी मिसल्स को अपने अंडर कमांड कर देते हैं और सिख अम्पायर को फाउंड करते हैं। तो फिर उसके बाद से वो महाराजा रंजीत सिंह के नाम से कहलाए जाने लगते हैं। तो ये बनते हैं रूलर लगभग 1801 के आसपास मानते हैं इनकी जो डेट है। और उसके बाद ये 1839 तक रूल करते हैं। तो इनके समय में जो सिख अम्पायर था वो काफ़ी पावरफुल था, मिलिट्रीली भी और डिप्लोमेटिकली भी इनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी। और इनके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के ऊपर अटैक करने की नहीं सोची और इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि इन्हें पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ज़बरदस्त आर्मी है और इस तरह की लड़ाई में ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। तो इनके समय में पंजाब का बहुत एक्सपेंशन हुआ। तो इस समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच में एक ट्रीटी हुई, जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश ने रंजीत सिंह को पंजाब का रूलर रिकॉग्नाइज कर लिया। साथ ही इन दोनों के बीच में एक शर्त हुई कि जो एक रिवर सतलुज जा रही थी उसका जो वेस्ट का इलाका है, अब से वो सारा रंजीत सिंह उस पर कहीं पर भी उन्हें चाहे किसी पे अटैक करके ऑक्यूपाई करना है या अपना जो राज्य है वहाँ पर चला सकते हैं। और जो भी उस रिवर से जो ईस्ट का इलाका है वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर जो मन में आया कर सकती है एक तरीके से। तो मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ। तो ये थी सतलज रिवर। तो इसका इससे जो इधर इधर का इलाका है यहाँ पे रंजीत सिंह राज कर सकते थे और इधर वाले इलाके पे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके बाद जो ईस्ट इंडिया जो सिख अम्पायर था वो अब ईस्ट में तो एक्सपेंड नहीं कर सकता था। तो रंजीत सिंह ने ये जो मुल्तान का इलाका है, पेशावर का इलाका है और कश्मीर का इलाका बाद में जीत लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो सिख अम्पायर 1839 में पूरे अपने चरम पर है। इस समय सिख अम्पायर जो है इस टाइम जितना बड़ा था वही इसका सबसे मेजर एक्सपेंशन जो था वो मान सकते हैं। और इस समय पंजाब के पास एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मिडेबल पावर की तरह था। उनके पास मिलिट्री भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और उनके बाद जो सक्सेसर्स आते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं और उसके बाद एक पावर टसल स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी सारी असैसिनेशंस होती हैं, काफ़ी सारी षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो अल्टीमेटली 5-6 सक्सेसर्स आते हैं रंजीत सिंह के बाद और वो एक के बाद एक गद्दी की तख्ता पलटी होती रहती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि 5 साल बाद 1843 में दिलीप सिंह, जो रंजीत सिंह का सबसे यंगेस्ट लड़का था, उसे गद्दी पे बिठा दिया जाता है। पर वो अभी बहुत ही यंग था
तो राज्य चलाने के लिए उसकी मदर जो होती है रानी जिंदन, वो एक तरीके से रीजेंट की फॉर्म में पावर उनके हाथ में आ जाती है। अब इस समय क्या था कि जो रिलेशंस थे ब्रिटिशर्स के साथ वो भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स और ज़्यादा एक्सपेंशन करते जा रहे थे। साउथ का जो इलाका था पंजाब के, सिंध का इलाका, वो भी उन्होंने एनेक्स कर लिया था, और पंजाब के पास को ग्वालियर का इलाका भी एनेक्स कर लिया था। और अब वो एंग्लो अफगान वार करने की सोच रहे होते हैं बिना किसी कारण के, और अफगानिस्तान पे जो ये वॉर करने की सोच रहे होते हैं उसके लिए वो मदद मांगते हैं पंजाब से कि हमें जो अपनी फोर्सेस है ना वो पंजाब के अंदर से ले जाने दो। तो यहाँ पर जो कोर्ट होता है सिखों का, वो मना कर देता है कि इतनी बड़ी आर्मी हमारे राज्य के अंदर से जाएगी, वो हमारा राज्य ही ना कहीं ऑक्यूपाई कर ले। तो इसलिए वो ब्रिटिशर्स को मना कर देते हैं। तो लेकिन रंजीत सिंह के बाद जो पंजाब की आर्मी होती है वो भी अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है। जो भी उनके जनरल्स थे रंजीत सिंह के, वो या तो लड़ाई में या अपनी नेचुरल रीजंस के कारण उनकी डेथ हो चुकी होती है। और आर्मी के जो ट्रूप्स होते हैं वो बहुत ही डिसकंटेंटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी महीने से जो उनकी पेमेंट थी वो नहीं मिल रही होती है, क्योंकि इतने सारे षड्यंत्र चल रहे हैं जो वहाँ का गद्दी के लिए। तो इस चक्कर में जो ट्रूप्स हैं उनको पेमेंट देने वाला पेमेंट के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इंग्लिश है ना वो अपनी आर्मी फिरोजपुर के आसपास काफ़ी भारी मात्रा में तैनात करना शुरू कर देते हैं। अब फिरोजपुर पंजाब और इंग्लिश के बॉर्डर पे आता था। साथ ही इंग्लिश ने सिंध का और ग्वालियर का इलाका भी एनेक्स कर लिया था, जैसे मैंने बताया। तो चारों तरफ से जो उनकी आर्मी की गतिविधियां हैं वो सिख अंपायर के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती हैं। तो सिख पहले ही सस्पिशियस होते हैं कि इन्होंने तो पूरे इंडिया को हथिया लिया है। अब उन्हें भी समझ में आ रहा होता है कि अगला नंबर हमारा ही आने वाला है। ऐसे में जो ट्रूप्स हैं इंग्लिश के बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे बढ़ने से सिखों को, सिख भी अपनी आर्मी बहुत भारी मात्रा में बॉर्डर पे रखनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इंग्लिश उन पर अटैक कर देंगे। तो ऐसे ही एक मामले में सिखों की आर्मी अ, सतलुज रिवर को क्रॉस कर देती है, और इंग्लिश उनके ऊपर इसके बदले में वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये वॉर शुरू होती है दिसंबर 1845 में। यहाँ पर ब्रिटिशर्स के पास लगभग 20 से 30 हज़ार ट्रूप्स थे। वहीं दूसरी तरफ सिखों के पास थे 50 हज़ार ट्रूप्स। पर यहाँ पर ये 50 हज़ार ट्रूप्स भी सिखों के किसी काम नहीं आए, क्योंकि जो इनके मेन जो लीडर्स थे, जैसे कि जिनके पास आर्मी की कमांड थी लाल सिंह, वही ट्रेटर निकले, वही अपने ट्रूप्स की सारी खबरें पहले ही इंग्लिश को भेज रहे हैं। मतलब वो पहले ही इंग्लिश के साथ मिले हुए हैं। तो लाल सिंह और तेजा सिंह जैसे लोग अब यहाँ पर गद्दारी करते हैं, और सारी खबर पहले ही ब्रिटिशर्स के पास जा रही है। कुछ आर्मी की टुकड़ियाँ लड़ रही हैं और बाकी कुछ जो हैं वो लड़ नहीं रही हैं, क्योंकि इन्होंने रोका हुआ है उन्हें। तो ऐसे में सिख 5 जगह पे हारते हैं: मुदकी, फिरोज शाह, बुदलवाल, अलीवाल और सोबराओं। तो ये एक तरीके से जैसे मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ किया था, इन्होंने अपने सिख अंपायर के साथ ही गद्दारी की। और अल्टीमेटली इस चक्कर में लाहौर बिना किसी लड़ाई के फरवरी 20 1846 को हार जाता है। ब्रिटिश फोर्सेस उसे वहाँ पे कब्जा कर लेती हैं, और उसी के बाद फरवरी में ही 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। और ट्रीटी ऑफ लाहौर की जो शर्तें थी ना वो सिखों के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग थी, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जब भी किसी लड़ाई में जीतते थे तो जो लड़ाई का सारा खर्चा है ना वो हारे हुए राज्य से लेते थे, चाहे वो जैसे मर्जी करके थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने सिखों के ऊपर 1 करोड़ रुपए की वॉर इंडेमनिटी लगा दी कि आप 1 करोड़ रुपए जो हमारा लड़ाई के अंदर खर्चा हुआ है ये हमें आप किसी भी तरीके से दोगे। ऊपर से इन्होंने क्या किया, जो जलंधर दोआब का एरिया है ये ब्यास और सतलुज रिवर के बीच में आता था। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। तो ये जो सतलुज रिवर मैंने बताया और ये ब्यास रिवर, तो इनके बीच का ये जो एरिया है ना ये बहुत फर्टाइल एरिया है। तो ये भी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके अलावा एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा दिया यहाँ पर सिखों के कोर्ट में, ताकि वो उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखे। उसके अलावा सिख आर्मी की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी गई। दिलीप सिंह अभी भी रूलर रहा, और रानी जिंदन को उनका रीजेंट बना के रखा, और लाल सिंह जो गद्दार था उसे वजीर बना दिया। यानी कि आर्मी का कंट्रोल अब भी सारा जो है उनके बंदे के हाथ में है। अब यहाँ पे सिख ये 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाते हैं, उनके पास तो इतने पैसे थे नहीं। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो कश्मीर है सिखों के पास, इसे आप गुलाम सिंह को बेच दो। गुलाब सिंह एक एडजेसेंट एरिया का रूलर था। तो
गुलाब सिंह को आप कश्मीर भेज दो, उसके बदले आपको वो 75 लाख रुपीज़ दे देगा। और ये 75 लाख रुपीज़ के थ्रू आपने जो 1 करोड़ रुपए पे करने हैं कंपनी को, तो उसके 75 लाख रुपीज़ आप ये पे कर दो कंपनी को, और बाकी 25 लाख रुपए और दो, मतलब कि पूरे 1 करोड़ रुपए आप कंपनी को जैसे कैसे करके पे करोगे। तो सिखों के लिए ये जो कंडीशंस थी ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग थी, और क्योंकि उन्हें कश्मीर भी देना पड़ गया और इतने सारे एरियाज भी उनसे छीन लिए, तो सिख इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो अल्टीमेटली वो रिवोल्ट कर देते हैं एक। तो उसके बाद कंपनी फिर से इन रिवोल्ट एरियाज को अपने कब्जे में लेती है, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन होती है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स रानी जिंदन को हटा देते हैं एज रीजेंट। रानी जिंदन को यहाँ रिटायर कर दिया जाता है, और काफ़ी कम पेंशन देके उनको रिटायर किया जाता है। उनके गहने वहने भी ब्रिटिशर्स उनसे छीन लेते हैं, तो बुरी हालत कर देते हैं ब्रिटिशर्स। और उसके बाद जो अ, उनका सिखों का जो काउंसिल था, वहाँ पे 8 सिख सरदारों के ऊपर अब एक इंग्लिश रेजिडेंट बिठा दिया जाता है, हेनरी लॉरेंस, जो उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा। तो इस ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी के साथ आप कह सकते हो कि पहली सिख वॉर का अंत माना जा सकता है। अभी इसके बाद अभी भी ये सिचुएशन होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मिलिटरीली नॉर्थ में इतने रिसोर्सेज, इतनी मिलिट्री नहीं होती है कि वो सिख अंपायर को अपने कंट्रोल में ले सके। तो अल्टीमेटली उसके बाद फिर से जो सिख जनरल्स होते हैं वो रिवोल्ट करते हैं, और एक और एंग्लो सिख वॉर होती है इसके बाद, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जिसके बाद फाइनल नतीजा निकल के आता है इन लड़ाइयों का। तो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।